नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा सा जनसंख्या कानून के बारे में चर्चा करेंगे। और ये इस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। संसद का सत्र भी चल रहा है जिसको मानसून सत्र कहते हैं। सत्र जो होता है वो संविधान में सत्र के बारे में कोई लिखा नहीं है कि ऐसा 3 प्रकार के सत्र होंगे। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इस प्रकार का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन एक संसदीय परंपरा चली आ रही है कि 3 प्रकार के सत्र में जो है जो संसदीय कार्यवाही होती है उसको बांट करके काम किया जाता है। जिसमें से बजट सत्र जो है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने चलता है। उसके बाद आ जाता है मानसून सत्र, जुलाई छोड़ करके, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने का। फिर आ जाता है शीतकालीन सत्र, इसको अक्टूबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने जो नवंबर दिसंबर है, इसमें चल जाता है शीतकालीन सत्र। तो 4 महीने का बजट सत्र, 3 महीने का मानसून सत्र और 2 महीने का जो है ये शीतकालीन सत्र चल जाता है। तो इस तरीके से काम चलता है। संविधान में ये कहा गया है कि किन्हीं दो सत्र के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि संसद का एक सत्र आरंभ हुआ, उसका सत्रावसान सत्र को आहूत किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। उसके बाद उसको सत्रावसान कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, मतलब अनिश्चित काल के लिए। फिर 1 महीना 1.5 महीने बाद जब फिर से नया सत्र चालू होगा तो 2 सत्र के बीच में जो है 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। इतनी बात संविधान में कही गई है। लेकिन 3 प्रकार के सत्र होंगे ऐसी बातें नहीं की गई हैं। तो ठीक है। तो इस समय मानसून सत्र में संसद में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कई सारे जो बिल हैं वो पेश किए जा रहे हैं। और विपक्ष जो है उसमें हंगामा कर रहा है। हंगामा के बीच में भी बहुत सारे जो हैं बिल पास होते चले जा रहे हैं। हालांकि ये एक लोकतांत्रिक तरीके से किसी विधेयक के पास होने का तरीका नहीं है कि उसमें विपक्ष शामिल न हो। लेकिन ऐसे भी तर्क बताए जा रहे हैं कि चूँकि विपक्ष जो है वो ठीक प्रकार से संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसलिए मजबूरन सरकार को अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए विपक्ष के ना होते हुए भी बिल्स को एक्ट के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें विपक्ष को भी इस बात पे विचार जरूर करना चाहिए कि ठीक प्रकार से वो संसद की कार्यवाही पे हिस्सा लें, भाग लें। और जब सही तरीके से वो काम करेंगे तभी वो जनता जो है उनको पसंद करेगी और उनकी नीतियों को मानेगी। नहीं तो उनको एक मजाक के रूप में, नॉन सीरियस कैंडिडेट के रूप में जो है रिजेक्ट करती चली जाएगी आगे के चुनाव में भी। तो आज से 30 साल पहले जब श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, तो आपको पता है 1991 में उन्होंने आर्थिक सुधार किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये जो संकल्पना है, परिकल्पना है, इसको कह लें कि लागू किया गया था। उसी समय एक फोतेदार करके कह लें कि फोतेदार करके मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। वो संसद में एक बिल लेकर के आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित बिल लेकर के आए, जिसमें हम कह लें कि वो संविधान संशोधन बिल था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसके तहत वो संविधान के अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 47 जो है वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का जो अनुच्छेद है वो डीपीएसपी के तहत आता है, जिसमें अनुच्छेद 36 में ही बता दिया गया है कि कुछ परिभाषा उसमें है, जैसे राज्य की परिभाषा क्या है। फिर अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी जो है वो किसी भी नागरिक के द्वारा न्यायालय में जाकर के परिवर्तनीय नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के नियम कायदे बनाते समय ये डीपीएसपी जो है उनको निर्देशित करेंगी कि आप किस दिशा में काम करें। उसी में ही जब संशोधन बिल लाया गया 1991 के आसपास में, तो फतेहदार जी ने आर्टिकल 47 और आर्टिकल 51A में एक संशोधन करके ये कहा कि अब राज्य जो है वो जिम्मेदार होंगी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी इस क्षेत्र में कि जनसंख्या नियंत्रण पे काम करें और चीज़ों पे काम करें। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि जो नागरिक के कह लें पोषाहार हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस क्षेत्र में वो काम करें। मैं एग्जैक्ट जो है आर्टिकल पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये है संविधान, भारतीय संविधान। इसमें आर्टिकल 47 में लिखा है
कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। और राज्य विशिष्टतया मादक पदार्थ जो होते हैं, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों की औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य बहुत सारे काम करेंगे, जिसमें से एक है कि पोषाहार स्तर को ऊंचा करेगा, लोगों के, नागरिकों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं सही प्रकार से उनको मिल सके। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है तो उसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा जीवन स्तर जो है उसको ऊंचा करने का प्रयास करेगा राज्य, यानी लोगों के लिटरेसी, हेल्थ, जो सैनिटेशन है, फिर पेयजल है, मकान है, इन सब क्षेत्रों में राज्य जो है काम करके लोगों के जीवन स्तर को उठाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करेगा और जो मादक पेय हैं, यानी जो औषधि कारणों से मादक पदार्थों का यूज़ किया जा रहा है उसको छोड़ करके बाकी मादक पेयों का जो है प्रतिषेध करेगा राज्य। तो ये जो है राज्य को जिम्मेदारी प्रोवाइड की गई कि वो इस क्षेत्र में काम करें। फिर आर्टिकल 51A में जो 10th वाला, जैसे 51A जो है वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, जिसमें 51 मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। उसमें से जो 10वां मूल कर्तव्य है उसमें देखिए एक बात लिखी हुई मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ सीधे संविधान से ही। जो 10वां पॉइंट है उसमें यह है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि के क्षेत्र में हमें ऊंचा उठने की बात की जा रही है। मीन्स हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाने का प्रयास करें। ये सब कैसे हो सकता है? इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 1991 के बाद से ही कई सारे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो है संसद में, फिर अभी वर्तमान में देखें तो रवि किशन, इस प्रकार से अनेक सांसदों ने जो प्राइवेट बिल होता है, निजी विधेयक होते हैं, उसको भी संसद में पेश करके इस बात की वकालत की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उसको लाया जाए, इस पर काम किए जाए। तभी आर्टिकल 47 जिसमें पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में काम करने की बात कही गई है। आर्टिकल 51 का जो 51A का जो 10th वाला मूल कर्तव्य है, जिसमें कहा गया है कि लोग जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको चरितार्थ किया जा सकता है, तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब वर्तमान में देखें, भारत की आबादी जो है वो 130 करोड़ के आसपास बताई जाती है। कोई 135 करोड़ बोल देते हैं, कोई 140 करोड़ बोल देते हैं, कोई 139 करोड़ बोल देते हैं। तो मान चलिए कि 135 से 140 करोड़ के बीच में अगर हम जनसंख्या मान लें इस समय, तो 1947 की तुलना में ये जनसंख्या लगभग 4 गुना से ज़्यादा है। 1947 या 1951 में हम कह रहे हैं भारत की जनसंख्या जो थी वो करीब करीब करें कि 40 करोड़ के आसपास थे, या 35 करोड़ के आसपास थे। लेकिन वर्तमान में देखें तो 35 दूनी 70 दूनी 140, 4 गुना बढ़ गया है। सही बात है। लेकिन जो क्षेत्रफल है उसमें इजाफा नहीं हुआ है, भूमि स्थिर है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए संसाधनों की कमी पड़ेगी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार राज्य भी होंगे और इसके पैरेलली हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति भी होगा। तो इस पे सभी लोगों का दायित्व बनता है। जनसंख्या जो है वो गरीबी और अशिक्षा से द्विपक्षीय रिश्ता रखती है। जिसके पास, जिसके घर में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो गरीबी के दलदल में धीरे धीरे फंसता चला जाएगा और उसके पास शिक्षा, एजुकेशन जो है ठीक प्रकार से पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे हैं नहीं, गरीब है वो। यानी अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी आई, गरीबी के कारण अशिक्षा आया, अशिक्षा के कारण उसको ठीक प्रकार से काम नहीं मिल पाया, उसको अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाए, जिससे उसकी स्थिति और ज़्यादा बदतर हो गई। और ज़्यादा बदतर हो गई तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन के क्षेत्र में उसकी अगली पीढ़ी भी नहीं बढ़ पाएगी और पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशियस सर्कल बन जाएगा। एक कह लें कि एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसको कुचक्र बोला जाता है इसके अर्थशास्त्र की भाषा में।
विशियस सर्कल वो बन जाएगा। तो इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है। तोड़ने के लिए ज़रूरी है एक बहुत बड़ा काम कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो 24% गरीब जो हैं, विश्व भर में जितने भी गरीब हैं उसका 24% जो गरीब हैं वो अकेले हमारे हमारे भारत में निवास करते हैं। तो ये कितनी लज्जा की बात है कि दुनिया भर में 200 देश हैं, लगभग 200 देश हैं, जिसमें से अगर जनसंख्या के मामले में देखें तो हमारा भारत जो है 18% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 18% जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करता है भारत अकेले पूरे विश्व के। और पूरे विश्व के कुल गरीबों का 24% भारत में है। तो ये जो है ठीक बात नहीं है। इसके बाद देखें तो भारत में 48% भारतीय परिवार जहाँ पर 5 बच्चे से ज़्यादा लोग हैं, यानी इंडिया के 48% ऐसे परिवार जहाँ पर 5 बच्चों से ज़्यादा हैं या 5 बच्चे हैं, वहाँ पे उनका जो मकान है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है और जो पेयजल है, ड्रिंकिंग वाटर, उस क्षेत्र में वो बहुत ही पीछे चले गए हैं। तो सोचिए ये आंकड़ा कितना भयावह है कि 5 बच्चे वाले ऐसे 48% परिवार जो हैं इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो इससे सीधे सीधे हमें ये बात की जानकारी मिलती है कि जनसंख्या ग्रोथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू गरीबी और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे वंचन। तो इसके लिए भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही अपरिहार्य बन गया है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि कह लें कि भारत की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा बुरा बना देते हैं। उनमें से एक बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा झारखंड, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो प्रजनन दर है, मतलब रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो राष्ट्रीय रिप्रोडक्टिव रेट से ज़्यादा है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। और इन 5 राज्यों में लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में भी ज़्यादा है। दक्षिण भारतीय राज्य अपने क्षेत्र में सही काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीय राज्य जनसंख्या के क्षेत्र में सही काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण था कि 1971 में दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ से ये डिमांड उठी कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, फिर भी लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व चूँकि जनसंख्या के आधार पर होता है इसलिए कम है। उत्तर भारतीय राज्य अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व जाता है चूँकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो 1971 में ही ये प्रावधान कर दिया गया कि 2026 तक लोकसभा सीटों का जो सीमांकन किया गया है जनसंख्या के आधार पर वो 1971 के आधार पर ही रहेगा। चूँकि अगर 1971 के आधार पर ना किया जाता तो 1981 में 10 साल बाद फिर से इन 5 राज्यों का जनसंख्या ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता। दक्षिण भारतीय राज्यों का स्थिर रहता है या फिर कम रहता है या थोड़ा बहुत बढ़ जाता। उनका पता लगा फिर से 5-10 सीट जो है बढ़ गया है, दक्षिण भारतीय राज्य उतने हैं। तो जितने ज़्यादा जहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व होगा वहाँ पर जाहिर सी बात है योजनाओं और धन इसका आवंटन जो है ज़्यादा किया जाएगा, उनके ऊपर खर्च भी ज़्यादा किया जाएगा। फिर वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। जो सूचकांक वगैरह आ रहे हैं जैसे मानव विकास सूचकांक है, अनेक प्रकार के सूचकांक, खुशहाली सूचकांक है, तो उस क्षेत्र में वो लोग पिछड़ते जा रहे हैं जबकि उनके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है और वो बदमाशी भी कर रहे हैं। तो इसीलिए 1971 में जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन था उसको निश्चित करके 2026 तक कर दिया गया। और ये चीज़ की उम्मीद की गई कि 2026 तक राज्य प्रयास करेगा कि अपने जनसंख्या को स्थिर उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय राज्यों को जो है बैलेंस करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस क्षेत्र में शर्म की बात है कि अभी तक कोई सही प्रकार से काम नहीं किया जा सका है। चाइना देखें 1979 में 1979 में ही वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के चले आए, एकदम टाइम से वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर चले आए। उनकी जनसंख्या जो है धीरे धीरे सही पटरी पर आ गई। 2015 में जो है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के चले आए क्योंकि वहाँ पे वृद्धों की संख्या ज़्यादा होती चली जा रही थी, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के चले आए। अभी वो 3 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो जनसंख्या जो है मतलब बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि उनके यहाँ पे वयस्कों के जो युवा हैं, युवा की आबादी थोड़ी सी ज़्यादा हो सके ताकि वो वृद्धों के साथ मतलब बैलेंस किया जा सके।
2018-19 के आर्थिक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 2031 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? बुजुर्गों की आबादी बढ़ जाएगी मतलब कि युवाओं की आबादी घट जाएगी। ये काम अगर आज से 40-50 साल पहले से किया जाता कि वृद्ध के बढ़ने की संभावना इस प्रकार से होती ही ना, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, सिर्फ चाइना के तरीके से लेकर आते हैं। हालांकि वो जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी वो लेकर के आए तो वहाँ पे वृद्धों की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अब 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो लगभग कह लें कि 3 जो है, 3 या 4 इसके बीच में प्रजनन दर रहता है। यानी हर एक माँ जो है अपने पूरे जीवन प्रजनन काल के दौरान जो है 3 या 4 बच्चे पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो युवा आबादी ज़्यादा है। लेकिन जब एक बैग युवा आबादी जब वृद्धावस्था में आएगी तो वृद्धों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो जनसंख्या कंट्रोल करने पर भी युवा की जनसंख्या कम होती जाएगी, वृद्धों की संख्या ज़्यादा होती जाएगी। यानी ये हमारी लापरवाही का नतीजा है कि हम सही समय पे इसका हम दूरदृष्टिता नहीं कर पाए, जिसके कारण से हमें इस स्थिति का साथ देखिए। वृद्धों से किसी को वो नहीं है, लेकिन जो कार्यशील आबादी होती है वो देश के जीडीपी में जो है योगदान करती है। वो कार्यशील आबादी माना जाता है 15 साल से 59 साल के बीच की आयु वर्ग को। उससे ज़्यादा 59 वर्ष से ज़्यादा की आयु और 15 साल से कम की आयु के आयु वर्ग के व्यक्तियों को कह लें कि निर्भर आबादी माना जाता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन माना जाता है। जबकि 15 साल से 59 साल के बीच की आबादी को डिविडेंड पॉपुलेशन माना जाता है, यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति माना जाता है, यदि उनके एजुकेशन, हेल्थ, उनके जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर काम किया जाए तो इस क्षेत्र में जो है ये कैसे हम चाइल्ड पॉलिसी लेकर आएँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आएँ, ताकि हमारी जो युवा आबादी अभी भी है, राष्ट्रीय औसत जो है वो 29 साल है, यानी 29 साल हम लोग एकदम युवा देश हैं। तो इसकी जनसांख्यिकी लाभांश को पैरेलली उठाया जाए और साथ में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीति को लेकर के आया जाए। अगर हम देखें इस चीज़ का विरोध अनेक कारणों से किया जाता है, धार्मिक कारण, अन्य कारण होते हैं। एक कारण ये भी है कि 1994 में जो मिस्र है, मिस्र की राजधानी काहिरा, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, जनसंख्या और विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जनसंख्या और विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 में जो कि काहिरा में संपन्न हुआ था, उसमें अनेक देशों ने हस्ताक्षर किया था, भारत भी उसमें हस्ताक्षर करता था, जिसमें ये कहा गया था कि देश जो है या राज्य जो है, मतलब अलग अलग देश जो हैं, ये प्रयास करेंगे कि वो लोगों के प्रजनन अधिकार का उल्लंघन न करें। प्रजनन अधिकार क्या होता है कि लोग को जो है बच्चे पैदा करने का अधिकार है, तो ये प्रजनन अधिकार है, मोटी मोटा बात जो है। इस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, लोगों को प्रजनन अधिकार प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, जब किसी के प्रजनन अधिकार को दबा दिया जाए, उसको कहा जाए कि नहीं, यू डोंट हैव राइट टू गिव ए बर्थ ऑफ चाइल्ड और बेबी, यानी आपको कोई बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो ये तो है कि मानवाधिकार इन सब का उल्लंघन है, ठीक है। लेकिन जब किसी देश की स्थिति इस बिंदु पर आ जाए कि वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाने पर आगे आने वाली पीढ़ी के पास संसाधनों की इतनी कमी हो जाएगी कि हम इधर प्रजनन अधिकार को सुरक्षित करने के चक्कर में जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि उनके अपने जो मूलभूत अधिकार हैं, खाना, पानी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सबसे वंचित रह जाएगी आगे पीढ़ी, क्योंकि संसाधनों की कमी पड़ जाएगी। तो ये तर्क बिल्कुल नहीं दिया जा सकता कि 1994 के काहिरा सम्मेलन में ये बात कही गई थी कि प्रजनन अधिकार प्रोवाइड किया जाएगा। यानी किसी भी पेरेंट्स को ये राइट नहीं है कि वो काहिरा सम्मेलन का तर्क दे करके कई सारे बच्चे या प्रजनन अधिकार की वकालत करें, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड योर चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन etc, then you have no right to give birth of child।
1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया और एक कहने की 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें 7वीं अनुसूची में जनसंख्या नियोजन जो होता है, पॉपुलेशन जो प्लानिंग होता है, उसको समवर्ती सूची में ला करके रख दी थी। समवर्ती सूची मतलब कि जनसंख्या नियोजन से संबंधित जो नीति है वो राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन इस क्षेत्र में आसाम सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, ना केंद्र सरकार काम कर रही है, ना अन्य सरकार काम कर रही है। तो इस क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो राइट मिली है 7 शेड्यूल में जो है राज्य केंद्र दोनों बना सकती हैं, तो बनाए अपना नियंत्रण कानून, कौन रोकेगा इसके लिए। राज्य के पोषाहार के लिए, मतलब राज्य के नागरिकों के पोषाहार के लिए जो आर्टिकल 47 में है, आर्टिकल 51A का जो 10th वाला फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के आया जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि हमें जीवन का अधिकार है। उसी में ही कई सारे प्रकार के अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार डिफाइन करती रहती है। जैसे विवाह करने का अधिकार है, तरह तरह के ऐसे अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं, गरिमा का अधिकार है और निजता का अधिकार है। इस प्रकार के सारे अधिकार 21 में कहे गए हैं। तो जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए राज्य जो हैं वो ये प्रयास करती हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इत्यादि के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर और उनके जो जीवन है, जीवन का अधिकार, उसको जो संरक्षित किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ में राज्य के नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि राज्य हमारे लिए सब काम कर रहे हैं, तो राज्य के पास कहीं संसाधनों की कमी न पड़ जाए, तो हम अपने जनसंख्या नियंत्रण पर थोड़ा सा जनसंख्या पर थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें, पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करें। सन 1971 में के बाद जो है संसद की सीटों का परिसीमन जो है फिर से करने के बाद होएगी ही, 2026 के बाद होबे करेगी। तो उसमें फिर से ये बात जो है दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ से उठेगी कि बढ़ रहा है, उधर बढ़ रहा है, हमारा जो है प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। लगभग 1000 सीट करने की बात चल रही है। नया संसद भवन भी, उसका भी निर्माण कार्य जो है प्रगति पर है। तो भविष्य में इस प्रकार की बातें ना हो। देखिए, इसमें कुछ चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती तो ये है कि एक तो कानून नहीं आ रहा है, दूसरी चुनौती ये है कि राज्य जो है चुनाव जीतने के चक्कर, मतलब सरकार जो है वो चुनाव जीतने के चक्कर में बड़े लुभावन रेवड़ियाँ बांटती हैं। जैसे पैसा दे देगी, पतला का बिजली का बिलें माफ़ कर दी, बस का किराया माफ़ कर दी। इस तरह काम नहीं करना चाहिए। नागरिकों को इतना सबल आप बना दीजिए कि वो ये सब खुद ही उठा सकें, इसका वहन कर सकें। नागरिक अपनी जिम्मेदारी का जब एहसास नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको रेवड़ियाँ बांट करके उनको खुश कर रहे हैं, तो ये अल्पकालिक खुशी है। बाद में ये उन्हीं नागरिकों के ऊपर जो है दबाव डालेगी, क्योंकि राज्य जब प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा उनको चीज़ें, तो फिर पछताएंगे कि हमने जनसंख्या ग्रोथ तो कर दी, लेकिन उनका जो जीवन स्तर है उस क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। तो वे शुड थिंक, गवर्नमेंट शुड थिंक टू मेक ए rule, to make a law, to make an act over population control. So in this video it's enough to discuss. You can give your opinion on this act of population control. Thanks for watching till the end. Namaskar. Jai Hind.